Today's class, my dear students, we are going to be doing academic writing. Academic writing किसे कहते हैं, क्यों की जाती है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिकली हमारा एक पूरा मॉड्यूल है. ठीक है. So there are multiple sessions where we will practice writing and academic content. Okay. फर्स्टली इस चीज को आप लोग समझ लीजिए. तो आज की क्लास में हमने इंट्रोड्यूस होना है इस नीश से. ठीक है. इसके स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से समझना है, टूल्स के बारे में पढ़ना है, और आने वाली क्लासेस में हमने यानी ड्राफ्ट, एक छोटा सा ड्राफ्ट प्रोड्यूस करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग आवर कॉन्सेप्ट्स थ्रू द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच आर टॉट बाय मी. कल की यानी आने वाले सेशन में हमने क्या करना है कि हमने प्रैक्टिकली एक रिसर्च पेपर लिखकर देखना है और उसे सबमिट करना है, उसे पब्लिश करना है. ठीक है. सो मल्टीपल सेशंस हैं आप लोगों ने एकेडमिक कंटेंट राइटिंग को, जिसमें प्रैक्टिस करके सीखना है. सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एकेडमिक कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं. एकेडमिक कंटेंट राइटिंग इज अ genre of writing is a genre of writing in which a writer uses or chooses educational based topic and writes a research paper. Writes what? Writes a research paper on those topics. ठीक है. अब एकेडमिक राइटिंग में सिर्फ रिसर्च पेपर होता है? सिर्फ रिसर्च पेपर होता है एकेडमिक राइटिंग में? नो. एकेडमिक राइटिंग में हमने एसेज भी लिखने होते हैं. ठीक है. एकेडमिक राइटिंग में हम एसे राइटिंग भी करते हैं. एकेडमिक राइटिंग में हम आर्टिकल्स भी लिखते हैं जो कि इंफॉर्मेटिव होते हैं, एजुकेशनल बेस्ड होते हैं. एकेडमिक राइटिंग में हम जर्नल्स भी लिखते हैं. ठीक है. जैसे एकेडमिक जर्नल्स होते हैं ना, फीचर्ड कंटेंट होता है किसी टॉपिक के ऊपर, हम वो भी लिखते हैं. हम मैगजीन्स में भी लिखते हैं, हम न्यूज़पेपर में भी लिखते हैं. सो एकेडमिक कंटेंट राइटर को ऐसा कॉन्सेप्ट समझिए, इट्स अ टाइप ऑफ अ कंटेंट जिसमें आप कवर करते हैं कौन से टॉपिक्स को? एजुकेशनल बेस्ड टॉपिक्स को. ठीक है. आप कवर करते हैं एजुकेशनल बेस्ड टॉपिक्स को और फिर आप उसी के ऊपर अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं या अपना कंटेंट लिखते हैं. ठीक. स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्लियर डेटा. ऐसा डेटा, लेट मी जस्ट म्यूट द लाइट मोड. या सबसे पहले तो ऐसा डेटा जो क्लियर हो, रीडेबल हो, स्ट्रक्चर्ड हो, फॉर्मल टोन में लिखा गया हो, जिसमें एकेडमिक वोकैबुलरी इस्तेमाल हुई भी हो. ऐसा कंटेंट जो कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो, जिसकी फॉर्मेटिंग बहुत ही शानदार हो, जिसमें आपने अपना जो डेटा है उसमें स्टैट्स, नंबर्स, परसेंटेजेस वगैरह ऐड की हुई हो. ठीक है. एक ऐसा डेटा जिसमें कोट्स और कोटेशन मार्क्स हो, यानी आपने कोट्स लिखे हुए हों, डेटा डायलॉग्स, अगर आप किसी का आई विटनेस का इंटरव्यू या केस स्टडी लिखना चाहें तो आप वो भी ऐड करते होते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डेटा ऑथेंटिक है, उसमें रेफरेंसेस हैं ऐड की हुई है, आपके कंटेंट में इमेजेस भी है, आपके कंटेंट में रेफरेंसेस भी हैं, आपके कंटेंट को लोग पढ़कर अंडरस्टैंड करके ट्रस्ट भी कर सकते हैं. इस कंटेंट को कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट. इस स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को कहा जाता है जो एजुकेशनल बेस्ड नीश पे लिखा हुआ हो एकेडमिक कंटेंट. टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं statista.com. इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं एकेडमिक राइटिंग एकेडमिक राइटिंग
जो हमारी लिस्ट है, AWL लिस्ट कहते हैं इसको, जिसमें एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड वर्ड्स दिए गए हों, हम इसमें यूज करते हैं उन वर्ड्स को, ठीक है। हम अपना कंटेंट लिखते हैं गूगल डॉक पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे, हम इसमें इंसर्ट करते हैं बार ग्राफ्स, और हम कैनवा को यूज करके इन्फोग्राफ्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो एक ऐसा कंटेंट जिसमें आपने डेट्स यूज करनी हो, स्टैटिस्टा यूज करना हो डेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, कोई वर्ड नहीं मिल रहा प्रॉपर एकेडमिक यानी फॉर्मल टाइप ऑफ वर्ड नहीं मिल रहा, तो फिर आपने एकेडमिक राइटिंग लिस्ट ओपन करनी है। AWL लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाती है, इसे हम अभी ओपन करके भी देखेंगे। गूगल डॉक वर्ड डॉक पे बनाएंगे, कैनवा से इन्फोग्राफ्स लेंगे। अब जिस चीज का आपने मेक श्योर करना है वो ये है कि आपने कोई पैराफ्रेजर टूल यूज नहीं करना, ठीक है। नाउ टूल्स जो आपने यूज नहीं करने, एक तो ग्रामरली आपने इस्तेमाल करना है, लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि आपकी कोई कंटेंट में मिस्टेक्स ना हो। देन वी हैव duplicchecker.com, या इसके अलावा भी ऑनलाइन टूल्स टू चेक प्लेजरिज्म, टू चेक प्लेजरिज्म। आपने इन टूल्स को आपने लाजमी यूज करना है ताकि आपका कंटेंट का प्लेजरिज्म आपको पता चल जाए। ट्रंटिन के नाम से एक आपके पास एक टूल है जो कि बेसिकली आपको समझाता है, डिटेक्ट कर देता है प्लेजरिज्म को। सो बहुत महंगा टूल है, लेकिन आप लोकल सेलर से परचेज कर सकते हैं, हर जगह लोकल सेलर्स मिलते हैं, आप उनसे परचेज कर सकते हैं। सो बेसिकली यू कैन यूज दीज टूल्स। अब टूल्स विच शुड नॉट बी यूज, which shouldn't be used, which should not be used are, नंबर वन, सबसे पहले आपने पैराफ्रेजर टूल यूज नहीं करने। पैराफ्रेज पैराफ्रेज करने के लिए कोई भी टूल इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कोई बोट एटसेट्रा, इनको आपने यूज नहीं करना, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में आपने मेक श्योर करना होता है कि कोई कंटेंट स्टील ना हो रहा हो, कंटेंट राइटर ने खुद लिखा हो अपने कंटेंट को, ठीक है। सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि आपने इसे यूज नहीं करना। फिर आपने मेक श्योर करना है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्टिंग नहीं करने रेफरेंसेस और पिक्चर्स को, क्या रेफरेंसेस एंड इमेजेस को, अनलेस एंड अनटिल आपके इमेजेस जो हैं वो एक अच्छी ऑथेंटिक साइट के हैं, ठीक है। सो गूगल से उठा के आपने रेंडमली इमेजेस पेस्ट नहीं करने, आप एक प्रॉपर सोर्स पे जाते हैं, स्टैटिस्टा पे जाते हैं, वहां से आप अपनी इमेजेस जनरेट करते हैं, या फिर आप अपने इमेजेस रियल लाइफ सिनेरियोज के इमेजेस को कैप्चर करके उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, उनका रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू मेक श्योर, यू नीड टू अंडरस्टैंड जब आप एक एकेडमिक कंटेंट लिख रहे हैं। हम्म। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर्मल, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर हेडिंग्स में आपका जो फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज है, दैट शुड बी प्रॉपर। फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल मस्ट बी प्रॉपर। देन आपने AWL लिस्ट यूज करनी है। मेक श्योर करना है कि आपके आइडियाज बाइज्ड ना हो। सो आपके आइडियाज जो हैं वो ऐसे आइडियाज हों जो कि किसी को फेवर ना करते हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस कर रही हूँ तो एज अ अवाम मैं उस पॉलिसी को डिस्कस कर रही हूँ, ना कि एज अ पार्टी लवर या एज अ पार्टी फेवर, कि भाई ये फलां गवर्नमेंट ने इस टाइम पे ये काम किया था, इन्होंने ये नहीं किया। सो यू डोंट हैव टू फेवर एनीबडी। Okay, I will extend the date, don't worry. Right? So, okay beta, I am going to turn off the notification ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना आए। ओके, फाइन। चलें बेटा जानिए। सो यू नीड टू मेक श्योर बेटा कि हम क्या कर रहे हैं, आइडियाज हमारे बाइज्ड ना हो, हम किसी एक साइड को फेवर ना कर रहे हो, हमने क्रिटिकल तरीके से टॉपिक को कवर करना है। अभी थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह सैंपल के थ्रू कवर करके भी देखेंगे। तो क्रिटिकल आई रखनी है, क्रिटिकल व्यू पॉइंट देना है, कंटेंट में रेफरेंसेस लाजमी हो, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग
अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एन एकेडमिक कंटेंट। ठीक है, सो सबसे पहले AWL लिस्ट को ओपन करके देखते हैं। व्हाट इज AWL लिस्ट? ओके, एकेडमिक वर्ड लिस्ट हमारे पास है जिसे ईप फाउंडेशन ने लिखा है, पब्लिश किया है। इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन योर चैट बॉक्सेस। तो आप सब लोग मेक श्योर करें, मुझे कंफर्म करें कि ये आपको मिल चुकी है। ठीक है बेटा, सो ये आपकी क्या आ गया बेटा, eepfoundation.com की जो एकेडमिक कंटेंट राइटिंग लिस्ट है ये आपके साथ शेयर हो गई है। ऑलराइट, इसके साथ साथ जो एक और चीज हमने मेक श्योर करनी होती है, हम अपना गूगल पे नहीं गूगल स्कॉलर पे करते हैं। तो हम गूगल स्कॉलर ओपन करेंगे, ठीक है, और वहां पर सारे के सारे आर्टिकल्स को रिसर्च करेंगे। ओके, आर्टिकल्स, केस लॉज, हमें आर्टिकल्स चाहिए। इफेक्ट ऑन द ओके, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, आज हमने इस टॉपिक को कवर करना है। लेट्स सपोज, तो सबसे पहले गूगल स्कॉलर ओपन करेंगे, फर्स्ट 5 आर्टिकल्स को ओपन करेंगे और उनकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटे जानी? आज मैं आपको थोड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा एक थ्योरी बता रही हूँ ताकि आप सब लोगों का कॉन्सेप्ट पहले ठीक हो जाए और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लास कल, यानी या कल या उसके बाद जो भी हमारी क्लास होगी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास होगी। जो हम प्रैक्टिकली सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू यूज गूगल स्कॉलर, स्टेप 1। ये नोट्स आप सबके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, तो प्लीज चैट बॉक्स में बार बार इस चीज को पूछकर सबको डिस्टर्ब मत कीजिए। स्टेप नंबर 1 इज टू यूज गूगल स्कॉलर, ठीक है, टू सर्च फॉर द डेटा। स्टेप नंबर 2, कंटेंट एनालिसिस, परफॉर्म कंटेंट एनालिसिस। क्या है एक्चुअली, इंफॉर्मेटिव कंटेंट और एकेडमिक कंटेंट दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मिलते जुलते हैं, बहन भाई समझिए। सिर्फ रेफरेंसेस का जो एक चीज है वो रेफरेंसेस बहुत ज्यादा इसमें होते हैं और हर कंटेंट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने फॉलो करना होता है। इसके अलावा पूरा प्रोसेस आपका सेम है। सो परफॉर्म कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट 5 आर्टिकल्स को ओपन करना है। ओपन टॉप 5 published articles, write down strong points, areas of improvement, and then your strategy to improve the content, ठीक है, with reference to the weak areas। सो वीक एरियाज को फाइंड आउट करने के बाद आपकी जो जो स्ट्रैटेजीज होती हैं आप उसके मुताबिक अपने कंटेंट में डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, सो ये ड्राफ्टिंग हो जाएगा आपका। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 में वी विल स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट, यू विल स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट। अब एक बात हमेशा क्लियर, आप समझ लीजिए कि जो एकेडमिक कंटेंट है इसमें आपका वर्ड काउंट हमेशा ज्यादा होता है 2000 से 2500 के दरमियान। अगर कभी 1500 या 1000 वर्ड्स का आर्टिकल हो तो आपका क्लाइंट आपसे कम्युनिकेट करता है। सो क्लाइंट ऑलवेज कम्युनिकेट विद यू द वर्ड काउंट एंड जिन लिंक्स को यूज करके आपने काम करना है। आप लोग एज अ राइटर आपके पास टूल्स होने चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हैं तो अगर गुजारा हो रहा है ऑनलाइन फ्री टूल्स से तो डोंट नीड टू परचेज एनी टूल। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर यू शुड परचेज इट लोकली। ये 500 से 1000 रुपए के बीच में आपको टूल्स मिल जाते हैं। सो क्लाइंट आपको वर्ड काउंट के बारे में, ड्यू डेट के बारे में, डेडलाइन के बारे में डेडलाइन के बारे में, कहाँ पे पब्लिश करना है, इन सब चीजों के बारे
में आपको खुद बता देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? आपने अपने काम को करने के बाद अपने क्लाइंट को ऑफ कोर्स सबमिट करना होगा, नहीं तो अपनी साइट पे पब्लिश कर देना होगा। दैट्स इट। अब बारी आती है सोर्सेज की, कि हमें क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं। फेसबुक से आपको क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है, या लिंक्डइन से मिलते हैं एकेडमिक कंटेंट राइटिंग के। अब जो एक नया ट्रेंड आया है वो Indeed.com पे और ट्रू लांसर पे या फ्री लांसर पे, फाइवर और अपवर्क अगर आप नहीं करना चाह रहे, वैसे तो फाइवर पे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, अगर आप फाइवर पे अभी कंपेटिटिव है और आप नहीं करना चाह रहे, तो आप Indeed.com पे और लिंक्डइन पे एंड देयर वाज अनदर वन, जॉब स्वीट या वर्क सूट, हाँ, वर्क सूट के नाम से एक साइट है। आप इनके ऊपर जाके सर्च बार में लिखें एकेडमिक कंटेंट राइटिंग जॉब्स, एकेडमिक कंटेंट राइटिंग जॉब्स, आपको बहुत सारी एकेडमिक कंटेंट राइटिंग जॉब्स लिस्ट के फॉर्म में नजर आ जाएंगी। बिगनर लेवल पर आपने अप्लाई करना है। अगर आप अभी आपको लगता है कि आप यू डोंट हैव दोज सैंपल्स, अगर आपने कुछ 2-3 क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो डोंट, नो नीड टू यूज द बिगनर फिल्टर, आप इंटरमीडिएट के ऊपर काम कर सकते हैं और एटलीस्ट 2 रुपए से लेकर 3 रुपए तक पर वर्ड आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट लेवल जरा ज्यादा चार्ज करते हैं, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। बहुत क्लाइंट वैसे आपको खुद ही डील दे देते होते हैं। अब आजकल तो इतना ये हिसाब किताब नहीं है इन चीजों का। प्रीवियसली ये होता था कि आप अपना रेट डिसाइड करते थे, बट नाउ हर किसी को स्टैंडर्ड का पता है। सो यू विल गेट गुड इनकम जब आप एक अच्छा कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं उनके लिए। सो ये हमारी कुछ सोर्सेज आ गई। सो आज हम जिस टॉपिक पर काम करने वाले हैं, हमारा वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स। सबसे पहले हमने क्या करना है? कैन एनीवन टेल मी द स्टेप्स? Very good. Use Google Scholar and do the content analysis. So go open Google Scholar and open first 5 articles. Hurry up. Practical task है ना बेटा? So everyone go to Google Scholar and find out top 5 आर्टिकल। जरूरी नहीं है कि लिस्ट में जो पहले 5 है उन्हीं को ओपन करना है। पहले 5 आर्टिकल्स को ओपन करें, सॉरी, टॉप 5 जो सबसे अच्छे आर्टिकल्स 5 पब्लिश्ड हैं आपके, उनको ओपन करें और उनका जो स्ट्रक्चर है उसको देखें। आई नीड यू कि आप मेरे लिए ड्राफ्टिंग करें। मुझे बताइए 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, 2 स्ट्रॉन्ग हेडिंग्स एक्चुअली जो उस कंटेंट की हैं, 2 वीक एरियाज जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं उन 5 आर्टिकल्स में। वो अभी मेरे साथ आपने शेयर करने हैं। सो गो टू गूगल स्कॉलर एंड फाइंड आउट द 5 आर्टिकल्स ऑन दिस टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स। ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद 2 स्ट्रॉन्ग हेडिंग्स आप यहाँ पे लिखेंगे और 2 स्ट्रॉन्ग हेडिंग्स के सिर्फ टाइटल यहाँ पर आपने मुझे लिख के दिखाने हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। So, मुझे टाइटल दीजिए 2 स्ट्रॉन्ग हेडिंग आर्टिकल्स की, 2 वीक एरियाज मुझे उन आर्टिकल्स के आपने बताने हैं इन पॉइंट्स, एज ए बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। तो जल्दी से एक्टिविटी करें और उसके बाद आई विल टेल यू कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। हरी अप, इट्स योर प्रैक्टिकल टाइम, प्रैक्टिकल टास्क। टास्क नंबर 1, रिसर्च। टास्क नंबर 2, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग। एंड टास्क नंबर 3, open AWL list and make a list of 10 words which you will use in the starting paragraphs of your content या in the content, ठीक है। सो आपके कंटेंट से रिलेटेड जो फॉर्मल वर्ड्स हैं, जो एकेडमिक वर्ड्स हैं, आपने उनको फाइंड आउट करके मेरे लिए यहाँ पे लिस्ट बनाना है। सो ये 3 टास्क हैं आप सबके बेटा।
Try to do them with honesty and then share the results with me. This is your task everyone. जब आप ये task complete कर लेंगे then I will move forward, okay? Let me copy paste this task in your chat as well. Task share हो चुका है everyone. Your topic is effect of social media on teenagers. Practice share कर दी है Ifra. You can search again, you can see again. Yes, if you want to work on your own field, then you can also work on your own field. कोई मसला नहीं है. Yes, okay, you can do on this topic as well. But I don't know what this topic mean. Effect of supine body position on relationship between impact force, neck strength, and neurocognitive performance in soccer heading in adolescent females. Okay, yeah, now I got it. Fine. But do you think, yeah, ठीक है, because it's a research work now, so you will be publishing this content to the people of your fields. So yeah, it's fine. It's perfect. अजान हो रही है बेटा. Azan break, everyone.
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो माय फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, हर रिसर्च को करने के लिए एक मेथडोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है। आप एक मेथड को फॉलो करते हैं और उससे रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग ही आप डेटा फाइंड करते हैं। जैसे सोशल मीडिया का इफेक्ट आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या बच्चे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, उनकी एक्टिविटीज बहुत लेजी हो जाती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है? अगर आप इस हाइपोथेसिस को लेकर चलते हैं, अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलते हैं, तो फिर आप इस अंडरस्टैंडिंग को कैसे सपोर्ट करेंगे? क्या आप लोगों से इंटरव्यूज लेंगे, टीनेजर्स के पेरेंट्स से, उनके फ्रेंड्स से, उनके रिश्तेदारों से, उनके उन लोगों से जिनके साथ उनका लिंक है, उनके क्लासरूम से, उनके क्लासमेट्स और टीचर से इंटरव्यूज लेंगे और अपने डेटा को सपोर्ट करेंगे? या आप एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करेंगे? सॉरी, नॉट क्वेश्चनेबल, इट इज क्वेश्चनेयर। सो क्या आप एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करेंगे एंड डोर टू डोर जाके लोगों से उनकी ओपिनियन लेंगे, या आप क्वेश्चनेयर क्रिएट करेंगे ऑनलाइन पूल की शक्ल में और इस ऑनलाइन पूल को आप पब्लिश करेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और लोगों की ओपिनियन लेंगे और उस ओपिनियन की बेसिस पर अपना रिजल्ट करेंगे? आप इन दोनों मेथोडोलॉजीज को यूज करना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। सो दिस इज माय फोर्थ क्वेश्चन। आपका डेटा इकट्ठा कैसे होगा? इंटरव्यू के जरिए या क्वेश्चनियर के जरिए? अगर क्वेश्चनियर है तो वो कैसा क्वेश्चनियर है? डोर टू डोर वाला क्वेश्चनियर है, या ये वो वाला क्वेश्चनियर है जिसमें आप ऑनलाइन पूल क्रिएट करते हैं? रिमेंबर, अपने रिसर्च पेपर में आपने कुछ ही पॉइंट्स को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना होता है। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट आ गई है, साइबर बुलिंग हो गया, लोगों बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई है। बट आपको नहीं लगता कि एक अच्छे रिसर्च पेपर को सिर्फ एक या दो ही सिम्टम्स के ऊपर या मसलों के ऊपर बात करनी चाहिए? सो एज अ एक्सपर्ट आई वुड रिकमेंड यू कि अपने रिसर्च पेपर में डिस्कस हर चीज को करें, लेकिन किसी एक पॉइंट को ज्यादा स्ट्रेस दें कि ये है मेरा पॉइंट जिसके ऊपर मैं ज्यादा काम करने वाली हूँ। ठीक है, मिक्स मेथड पे चल रही है आमना। आर्टिकल में सजेशंस भी देंगे, ऑफ कोर्स हम सजेशंस भी देंगे, बट दैट विल कम ऑन लेटर ऑन। ठीक है। सो एक चीज को समझ लीजिए कि पहले हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, हमने, अगर हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, अगर हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो हम सबसे पहले, मान लीजिए इट इज कमिंग आउट ऑफ समबडी जिसने रिसर्च पेपर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पब्लिश किए हैं। सो मेरे रिसर्च पेपर मेडिकल यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुए हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने पब्लिश किए हैं, मेरे रिसर्च पेपर कनाडा में पब्लिश हुए हैं। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है। सो रिसर्च पेपर, आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है जिसमें आप डिस्कस करते हैं व्हाई आर यू कंडक्टिंग दिस रिसर्च। आपका इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? आपने कोई प्रॉब्लम देखी थी सोसाइटी में जिस पर आप काम करें? कहाँ देखी थी? क्यों काम करना चाहते हैं? सो व्हाई आर यू कंडक्टिंग योर रिसर्च? आप एक पैराग्राफ में बताते हैं व्हाई यू कंडक्टिंग योर रिसर्च एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू कंडक्ट इट, हाउ आर यू प्लानिंग टू कंडक्ट इट। ठीक है। सो आप उसमें अपना मेथोडोलॉजी भी डिस्कस करते हैं और अपना पर्पस भी डिस्कस करते हैं। आफ्टर एन एब्स्ट्रैक्ट आपका आता है चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपने इंट्रोडक्शन देना होता है। सो आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन चैप्टर नंबर 2 आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में पिछले लोगों ने, पिछले एक्सपर्ट्स ने, फिलोसफर्स ने, सोशियोलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, हाँ, उन लोगों ने जो काम किया हुआ है, आप उनके काम को कोट करते हैं और बताते हैं कि उन लोगों ने ये काम कर चुके हैं वो लोग इस बात पे। ठीक है, इस चीज के ऊपर ऑलरेडी लोगों ने ये काम किया हुआ है। आप एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं कि ये वो स्टडी है जिसे मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। देन आप अपनी मेथोडोलॉजी की बात करते हैं that out of these topic I am going to find out the reasons behind students weak academic progress because of using social media. Now for this purpose I am going to use this methodology। अब वो questionnaire methodology है या जो भी है, तो आपने अपना क्वेश्चनियर लिख कर, अगर ये क्वेश्चनियर है बेटा, तो क्वेश्चनियर को आप लोग पूरा का पूरा राइट करते हैं, हर एक क्वेश्चन और उसके पॉसिबल आंसर को राइट करते हैं अपनी मेथोडोलॉजी में। अगर इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू क्वेश्चंस को राइट डाउन करते हैं। अगर मिक्स मेथड है तो दोनों चीजों को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी फिर आपने राइट करना होता है। देन बारी आती है रिजल्ट एंड एनालिसिस की।
रिजल्ट एंड एनालिसिस में आपने क्या करना होता है, रिजल्ट एंड एनालिसिस में आपने चार्ट्स बना के, टेबल्स बना के, ग्राफ्स बना के शो करना होता है कि 70% ऑफ द पेरेंट्स जो हैं उनका मानना है, या 70% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स थे आपके इंटरव्यू के या आपके क्वेश्चनियर के, उनके मुताबिक बच्चों की सोशल मीडिया इज अ रीजन फॉर स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग एकेडमिकली वीक। ठीक है, अकेडेमिकली वीक हो रहे हैं स्टूडेंट्स। 20%, 70, 80, 90, 20% कहते हैं कि वी हैव सीन स्टूडेंट्स गेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड दे आर गेटिंग शार्प। ठीक है, और जो 10% स्टूडेंट्स हैं, जो 10% हैं, उनका ओपिनियन मिक्स्ड है। ठीक है, उनका ओपिनियन मिक्स्ड है, दे थिंक कि स्टूडेंट शार्प भी हो जाते हैं और स्टूडेंट्स वीक भी हो जाते हैं, तो दे आर काइंड ऑफ द मिक्स्ड पीपल। ठीक है, सो 70, 80, 90, 100, 100% ऑफ पॉपुलेशन ने आपकी ये बता दिया आपको। ये 70% को लगता है कि बच्चे एकेडमिकली वीक हो जाते हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, उनका फोकस स्टडी पर से हट जाता है, वो ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने लग जाते हैं। 20% कहते हैं कि नहीं जी, हमारे बच्चे तो बहुत ही क्रिएटिव और शार्प हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। 10% कहते हैं जी दोनों चीजें ही हैं, बच्चे शार्प भी हो जाते हैं, बच्चे एकेडमिकली वीक भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना रिजल्ट शो करना है, और फिर कंक्लूजन में आपने सपोर्ट करना है अपनी एनालिसिस को, सपोर्ट करना है अपने एनालिसिस को, और कहना है कि जी अकॉर्डिंग टू according to the analysis, it is proven, it is proven that that social media is the reason why students students are getting academically academically weak। ठीक है, इस तरीके से आपने काम करना है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे ताकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उस मेथड पे काम कर सकें? जी हाँ, बिल्कुल, इनको फाइंडिंग्स भी कहा जाता है, अपनी फाइंडिंग्स को आपने शो करना होता है कंक्लूजन में। जी, विच मेथड आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट बेटे? नहीं, मैंने तो बेटा आपको पहले ही बताया कि आज मैंने सिर्फ आपको थ्योरी समझाई है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली लिख के समझाऊंगी। डोंट वरी। वेरी गुड, बोथ मेथड है, क्वेश्चन मेथड है, क्वेश्चन मेथड है, मे बी मिक्स मेथड है। हमारे पास कितना टाइम है? 1 मिनट है आई गेस। तो बेटे जानी, दोज हु हैवंट पार्टिसिपेटेड ना इन द क्लास, इन द डिस्कशन, इन द टास्क एंड एक्टिविटीज, डोंट कंप्लेन टू मी कि मैम एकेडमिक कंटेंट राइटिंग समझ नहीं आ रहा और हम कर नहीं पा रहे, बिकॉज बेटा जी मैंने रिसर्च पेपर लिखने को देना है आपको बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। डिड यू एंजॉय टुडेज क्लास? डिड यू अंडरस्टैंड समथिंग? Inshallah, in the next class, we are going to practically write down. Okay.